हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का 7वां पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह जैकोबिन क्लब के उभार के बाद क्रांतिकारी सरकारें आती है और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर किस तरह से अपने आतंक का राज्य कायम करता है, हज़ारों लोगों को गुलेटिनाइज कर देता है और अंततः उसका भी वही अंत होता है। 1793 से 1794 के बीच के जो टेरर राज्य था, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के फांसी के साथ ही उस आतंक राज्य की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद वहाँ डायरेक्टरी रूल शुरू होता है। द फॉल ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट अलाउड द वेदर मिडिल क्लास टू सीज द पावर। एक बार फिर फ्रांस में जो मिडिल क्लास होती है, ग्रोइंग मिडिल क्लास होती है, प्रोस्पेरस मिडिल क्लास होती है, उसके पास राजनीतिक शक्तियाँ आ जाती है और वो थर्ड स्टेट को मिले उन अधिकारों को वापस ले लेती है जो जैकोबिन गवर्नमेंट के दौरान दी गई थी। जैसे कि जो राजनीतिक अधिकार थे, वोट देने का अधिकार था, वो फिर वापस ले लिया जाता है। इसके बाद डायरेक्टरी शासन आता है और वो सदनीय संसद आती है। इट प्रोवाइड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन प्रभाव में आता है और वो 5 सदस्यीय डायरेक्टरी को नियुक्त करती है जो एग्जीक्यूटिव होता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन्होंने जो देखा था कि एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीय सत्ता केंद्रित हो जाने के बाद वो किस तरह से मनमानी पर उतर आती है, तो ऐसा माना गया कि यदि एक से ज़्यादा लोग एग्जीक्यूटिव में होंगे तो इस तरह की स्थितियाँ नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा होता है कि ये 5 एग्जीक्यूटिव आपस में लड़ते झगड़ने लगते हैं और उनका हमेशा जो लेजिस्लेटिव होता है उससे क्लैश होने लगता है। इसके कारण फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट इस डायरेक्टरी रूल को समाप्त करके फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है। हालांकि फ्रांस में जो 1789 से लेकर के 1794 तक परिवर्तन आए, उसमें कई तरह की घटनाएं घटी। सबसे पहले फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। फिर जैकोबिन के दौरान में फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद फिर फ्रांस में डिक्टेटरी शासन आती है जिससे 5 सदस्य एग्जीक्यूटिव होता है और 2 सदनीय इलेक्टेड जनता द्वारा निर्वाचित 2 सदनीय लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और अंततः इसको भी समाप्त करके नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आता है। लेकिन इस सारे घटनाक्रमों के दौरान एक सबसे प्रमुख बात ये होती है कि जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति के मूल नारे थे, जो स्लोगन था, जो उसकी आत्मा थी, फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वह वहाँ के लोगों को प्रेरित करते रहे। इस पूरे परिवर्तन के दौरान भी वहाँ के लोगों के मूल भावना में ये बसे रहे। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि उस दौरान संपूर्ण यूरोपीय कंट्री को ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा, भावना इंस्पायर करती रही। इस पार्ट में हम डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, इसके बारे में भी समझेंगे। हमने देखा कि फ्रांसीसी महिलाएं, यहाँ आप इस चित्र देख सकते हैं, ये पर्शियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्साइल, जो 5 अक्टूबर 1789 को क्रांति हुई थी, उसमें महिलाओं ने किस तरह से भाग लिया था उसको दर्शाया गया। महिलाएं अलग अलग तरह के ड्रेस में हैं, उनके हाथ में कई तरह के वेपन्स हैं। ये चित्रकार इसके माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं का, उसको दिखाने का प्रयास किया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वोमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्राउट अबाउट सो मेनी इम्पोर्टेंट चेंजेज इन फ्रांस। फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ कर के हिस्सा लिया और ये वहाँ की सोसाइटी को, फ्रेंच सोसाइटी में इसके कारण बहुत सारे चेंजेज आए। लेकिन जो महिलाएं थी उनको ये आशा था कि जब वहाँ लोकतंत्र आएगा तो जिस तरह से ह्यूमन राइट्स दिए गए
मर्द को, उसी तरह से महिलाओं को भी ह्यूमन राइट्स दी जाएगी, उन्हें भी राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन उनकी ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई और जो महिलाएं थी थर्ड स्टेट की, उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया और राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। हालांकि जैकोबिन्स जो थे, उनके शासनकाल में महिलाओं को कुछ अधिकार दिया गया। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के दौरान बहुत सारे महिलाओं के हित में कार्य किया गया। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लिव्स ऑफ वुमेन टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स। स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किया। उसने बहुत सारे स्कूल खोले और उन स्कूलों में लड़कियों के लिए एक ही शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। तो शादी को एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया। अब लड़कियों के माता पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं कर सकते थे और उन्हें ये सुविधा दिया गया कि वे शादी अपनी इच्छा से कर सकते हैं और इसको एक कानून के तहत शादी को रजिस्टर्ड किया जाता था। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ वुमेन एंड मैन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। जो डाइवोर्स यानी तलाक था, उसको लीगल बना दिया गया और कहा गया कि औरत और मर्द जब चाहें तलाक की अर्जी दे सकते हैं। औरतें अब ट्रेनिंग लेकर के जॉब, नए तरह की जॉब कर सकती थी, वह आर्टिस्ट बन सकती थी, वह छोटे बिजनेस चला सकती थी। इस तरह से हमने देखा कि जैकोबिन गवर्नमेंट के दौरान महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया गया, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रहा। क्योंकि सबसे बड़ी बातें जो थी, वोट देने का अधिकार, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, वो महिलाओं को नहीं दिया गया। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बिगिनिंग their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. महिलाओं को राजनीतिक अधिकार वो रीजन ऑफ टेरर के दौरान जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी, उसने भी नहीं दिया। और शुरू में तो क्रांतिकारी सरकारों ने लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में उनका रुख बदल गया और उन्होंने सबसे प्रमुख बातें, जो अधिकार छीनने की बातें थी, वो ये थी कि जैकोबिन गवर्नमेंट ने महिलाओं के पॉलिटिकल फ्रीडम था, उस पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने जो महिला क्लब बनाए थे, उसको बैन कर दिए गए। आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जब जैकोबिन क्लब्स बन रहे थे पूरे फ्रांस में, तो महिलाओं ने भी अपने अलग क्लब्स बनाए थे। इनमें से 60 क्लब महिलाओं के बने थे। लेकिन ये जो क्रांतिकारी सरकारें थी, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, वो उन सारे क्लबों को बंद कर दिया। उनमें से जो उसके नेता थी, जो प्रोमिनेंट लीडर वुमेन लीडर थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनमें से कई को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल बैलेंस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि फ्रांस में, तत्कालीन समाज में, दुनिया के लगभग सभी देशों में महिलाओं को कोई राजनीतिक अधिकार हासिल नहीं थे। खास करके जो यूरोपियन कंट्री थे, वहाँ महिलाओं को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे और महिलाएं अपनी राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। ये संघर्ष उनका जो था, तकरीबन 200 सालों तक चलता रहा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जाकर के कहीं उन्हें राजनीतिक अधिकार मिल पाया। द फाइट फॉर द vote for carried out throughout the international safeguard movement during the 19th and early 20th century। महिलाओं की ये जो आंदोलन थी, न सिर्फ फ्रांस बल्कि संपूर्ण विश्व में चलती रही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। और उन्हें जो लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी में जाकर के महिलाओं को पॉलिटिकल अधिकार या वोटिंग राइट्स मिल पाए। The example of political activities of French women during the revolutionary years
was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. वहाँ के जो महिलाओं का संघर्ष था वो सारे विश्व के महिलाओं को प्रेरित करती थी, उनको मोटिवेट करती थी, इंस्पायर करती थी और अंततः 1946 ईस्वी को फ्रांस की महिलाओं को वोट का अधिकार मिल पाया। यहाँ पर एक रिवोल्यूशनरी महिला ओलंपी डिगॉज की कहानी दी हुई है। ये ओलंपिक डिगॉज की तस्वीर है। ये खूबसूरत महिला जिन्होंने अपने आप को महिला अधिकारों के आंदोलन के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 60 से अधिक क्लब महिलाओं के बने थे फ्रांस में और ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रही थी और वो महिला अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ओलंपी डिगॉज ने जिस तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए एक मानवाधिकार का घोषणा पत्र बनाया गया था, उसी तरह से इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक घोषणा पत्र डिक्लेरेशन तैयार किया था। She protested against the Constitution and the Declaration of Rights of Man and Citizen as they excluded women from basic rights. तो वो जो थी इस बात से दुखी थी कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था उससे महिलाओं को एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। और इसीलिए इन 1791 इसमें उसने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाया। जिस तरह से मर्दों ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाए थे, उसी तरह ओलंपिक डिगॉज ने 1791 में एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाया और उसको डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन को जो महारानी थी और जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे उनको भेजा। लेकिन 1793 ईस्वी में उसने जो तत्कालीन जैकोबिन गवर्नमेंट थी, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसको क्रिटिसाइज किया इस बात के लिए कि उसने ज़बरदस्ती महिला क्लबों को बंद करवा रही थी। और इसी के कारण नेशनल कन्वेंशन, जो उस समय विधानसभा को नेशनल कन्वेंशन कहा जाता था, आपको बता चुके हैं, तो नेशनल कन्वेंशन के द्वारा उस पर ट्रेजन का चार्ज किया जाता है, देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और बाद में उसे फांसी पर चढ़ा दी जाती है। ये ओलंपिक डिगॉज की चित्र है और इसने महिला अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन बलिदान कर देती है। आइए देखते हैं मैं जो ओलंपिक डिगॉज ने डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाई थी उसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या डिमांडेड थे। तो उनका पहला डिमांड था कि वुमेन बाज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मेन इन राइट्स। उसका कहना था कि आदमी की तरह से औरतें भी जन्म से स्वतंत्र होती है और उसे आदमी के बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। उनका कहना इसमें डिमांड किया गया था कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन हैं उनका ये राइट है कि वह आदमी और औरत उनके नेचुरल अधिकार की रक्षा करें। यानी एसोसिएशन जो बनाए जाते हैं वो वुमेन और मैन दोनों के नेचुरल अधिकार की रक्षा के लिए होते हैं। द राइट्स आर लिबर्टीज, ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और इन सबसे बढ़कर के जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये महिला और पुरुष दोनों को जन्मना प्राप्त हैं और ये प्राकृतिक अधिकार हैं। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। उसका कहना था कि जो संप्रभुता होती है वो राष्ट्र में निवास करती है और ये कुछ नहीं, मेन और सिटीजन में निवास करती है। द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ जनरल बिल, ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स should have a say either personally or by their representative in its formulation. It should be same for all. Female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities without any other distinctions that men of their talent. इसका कहना था
इसमें मांग की गई थी कि औरत और मर्द को सभी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने का अधिकार है और उसको फॉर्मुलेट करने का अधिकार है। मेल और फीमेल दोनों ही को सम्मानपूर्वक जीने का और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसको योग्यतापूर्वक अपनी योग्यता के अनुसार अपनी जॉब को हासिल करने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। नो वुमेन कैन एक्सेप्शन सी इज एक्सक्यूज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। वुमेन लाइक मेन ओबे दिस रिगोरस लॉ। एक और बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि इसमें ये कहा गया था कि औरत कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है कानून के अनुसार, और जो मैन के लिए सजाएं निर्धारित है वह औरतों को भी दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ मांग थे जो ओलंपिक डिगॉस ने अपने डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन में दिए थे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसे आप सेकेंड लास्ट वीडियो सुनिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई भी पॉइंट अगर ऐसा हो जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहें। कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू।